उम्मीद है कि बच्चों आपको केमिस्ट्री अच्छी समझ आ रही होगी। और इसके लिए फिर भी मैं आपको मेंशन करूं कि देखो बच्चों, हम लेक्चर नंबर ऊपर मेंशन कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आपको एक सीक्वेंस से चीज़ों को पढ़ना है। दरमियान से पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक इंटरलिंक भी होते हैं। तो इसलिए लेक्चर नंबर 13 के बाद लेक्चर नंबर 14 की तरफ आ रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाते हैं। नंबर 1 एनर्जी की डेरिवेशन, नंबर 2 रेडियस की डेरिवेशन, नंबर 3 स्पेक्ट्रम का टॉपिक है जिसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम खास कर आता है, और नंबर 4 क्वांटम नंबर्स हैं। ये इनके ऊपर आम तौर पर अक्सर इनसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस करें, चीज़ें इंशाल्लाह अच्छी समझ आएंगी। अब अगर मैं आपसे कहूँ स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, तो आप कहते हैं व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वाइट लाइट जिसको हम कहते हैं, या सनलाइट कहते हैं, इसको जब हम पास करते हैं प्रिज्म में से, तो ये मुख्तलिफ वेवलेंथ में स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। हर वेवलेंथ का एक अपना कलर होता है। दिस बैंड ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, यानी जो कलर का एक बैंड्स है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे हम रेनबो देखते हैं, तो ये रेनबो जो है उसमें 7 कलर होते हैं, तो वो एक स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम की हमारे पास स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या है? व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर पास थ्रू द प्रिज्म, it is splitted into a different wavelength. Each wavelength correspond to a different color. This band of color is called spectrum. इसलिए हम वेवगायर का साइन याद करते हैं। वायलेट कलर है, इंडिगो है, ब्लू है, जी से ग्रीन है, वाई से येलो है, ओ से ऑरेंज है और आर से रेड है। ये हमारे पास ये जो 7 कलर का बैंड सा होता है, मजमुआ होता है, उसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम है, ये हमें याद होनी चाहिए कि रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में अगर हम देखते हैं तो रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम कौन कौन से हैं। रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम सब, मैं एक तरतीब से इन चीज़ों को अरेंज करने लगा हूँ। जिसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट है उसको सबसे पहले लिखूंगा। रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में सबसे पहले हमारे पास आता है जी कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज, इनकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होती है। उसके बाद गैमा रेज, गैमा रेज, उसके बाद एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इनको बोलते हैं। विजिबल, इंफ्रारेड, IR रेडिएशन इनको बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। ये रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम है जी। अगर मैं आपसे कहूं कि इनको तरतीब से मैंने अरेंज किया, कोशिश की कि ये तरतीब से लिखे जाएं, टॉप से बॉटम इनमें क्या चीज़ इंक्रीज़ कर रही है? वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही है। मैं अगर आपसे कहता हूँ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किन की होती है, तो आप कहेंगे रेडियो वेव्स की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? तो कॉस्मिक रेज की। अगर इसके हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑर्डर जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किन रेज की होती है? कॉस्मिक रेज की। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किन रेज की होती है? रेडियो वेव्स की। और इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी ऑर्डर क्या चलेगा? सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है हमारे पास कॉस्मिक रेज की होगी, और सबसे कम एनर्जी जो है वो हमारे पास रेडियो वेव्स की होगी। तो हमें स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन आती है, रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम पता है। स्पेक्ट्रम की टाइप्स कितनी हैं? टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, इनके दरमियान आमतौर पर पेपर में डिफरेंस भी आता रहता है। बोर्ड में आ भी चुका है क्वेश्चन। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। एक हमारे पास टाइप है जिसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, मैं अगर आपसे कहता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की, तो आप कहते हैं टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच वन कलर इज मर्ज इनटू अदर। टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम in which one color is merged into other. Boundary line between the color cannot be marked. कलर के दरमियान बाउंड्री लाइन मार्क ना कर सकें, कलर के दरमियान गैप मौजूद ना हो, उसे कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। मैं अगर आपसे कहता हूँ इसकी कोई एग्जांपल आपको याद हो, तो आप कहते हैं जी इसकी एग्जांपल हमारे पास है रेनबो। या इसी तरीके से
बच्चों आप जो प्रिज्म से स्पेक्ट्रम नोट करते हो वो भी आपके पास कॉन्टीन्यूस है, क्योंकि इसमें 7 कलर होते हैं, उनके दरमियान गैप मौजूद नहीं होता, एक कलर दूसरे कलर के साथ मर्ज हो रहा होता है, बाउंड्री लाइन मार्क नहीं हो सकती, उस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम को कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास है जिसको हम डिसकॉन्टीन्यूस भी बोलते हैं, डिसकॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, ये भी इसको बोला जाता है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, डिसकॉन्टीन्यूस के अलावा लोग इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, क्योंकि कलर की लाइंस आती हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। इसी को आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हो, क्योंकि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी इसी को नाम देते हैं। तो इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, यहाँ बाउंड्री लाइन बिटवीन द कलर कैन बी मार्क्ड, 2 कलर के दरमियान बाउंड्री लाइन मार्क कर सकते हैं। कलर लाइन आएगी, फिर गैप आएगा, फिर कलर की लाइन आएगी, फिर गैप आएगा। तो बेसिकली तो हमारे पास यहाँ पे कलर के दरमियान बाउंड्री लाइन मार्क हो सकती है, उसे डिसकॉन्टीन्यूस कहते हैं, या ये कलर व लाइंस आती हैं इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। बिकॉज इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, इसलिए इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। मैं आपसे कहता हूँ इसकी कोई एग्जांपल याद हो तो आप कहते हैं हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है डिसकॉन्टीन्यूस की। आमतौर पर देखा गया है कि आपको मल्टीपल चॉइस एक आता है कंफ्यूजिंग कि किन 2 सब्सटेंसेस के स्पेक्ट्रम जो है वो एक जैसे हैं। तो बच्चों आपने उसमें इलेक्ट्रॉन देख लेने हैं। जैसे मैं कहता हूँ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम और हीलियम आयन का स्पेक्ट्रम एक जैसा होगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल एक जैसा होगा। वजह क्या है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इनका स्पेक्ट्रम एक जैसा होगा। अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन और लिथियम का स्पेक्ट्रम एक जैसा होगा, नहीं भाई एक जैसा नहीं होगा। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं +2 चार्ज लिख दूँ तो अब इन दोनों का स्पेक्ट्रम एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनका स्पेक्ट्रम सेम होगा। इसलिए जब आपने किसी 2 एलिमेंट या आयन का स्पेक्ट्रम देखना हो तो आप उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन देख के बता सकते हैं। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, एक कॉन्टीन्यूस और एक डिसकॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस वो होता है जिसमें बाउंड्री लाइन कलर के दरमियान मार्क नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे बाउंड्री लाइन बिटवीन द कलर मार्क हो सकती है। उसकी एग्जांपल रेनबो है और इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। इसी तरीके से जो डिसकॉन्टीन्यूस या लाइन स्पेक्ट्रम है या एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं जो हमारी बुक में डिस्कस नहीं है, वैसे ही मैं बता रहा हूँ नाम उनके। एक को नाम दिया जाता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, AES कहा जाता है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, और एक को नाम दिया जाता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, AAS, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये कहीं मज़ीद अब हम सेकेंड ईयर में जाके इसको डिस्कस करते होते हैं चैप्टर नंबर 24 के अंदर। यहाँ पे इसकी भी फर्दर डिसकॉन्टीन्यूस या लाइन की 2 टाइप्स हैं। अब हमारे पास जो बुक में डिस्कस है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। तो हम शुरू करते हैं जी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसकी रीज़न भी मुख्तलिफ पढ़ेंगे, इसके अंदर मुख्तलिफ स्पेक्ट्रल सीरीज़ या लाइंस उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मैं अगर आपसे कहूँ कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसकी एग्जांपल है जी, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इट इज़ द एग्जांपल ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम की एग्जांपल है। सेकंड, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल की जाती है लो प्रेशर के ऊपर। एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, उसमें हाइड्रोजन गैस फिल की जाती है और उसका प्रेशर 1 atm से लो रखा जाता है, वैक्यूम पंप के जरिए प्रेशर रिड्यूस किया जाता है। और किस कलर की लाइट एमिट होती है, ब्लूइश लाइट एमिट होती है, ब्लूइश कलर की लाइट एमिट होगी। जब इसको पावरफुल स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखा जाता है, एक स्पेक्ट्रोमीटर है, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उसकी मदद से देखा जाता है, तो इसमें जो एक लाइंस है वो मज़ीद फाइन लाइन में डिवाइड हो जाती है, मुख्तलिफ स्पेक्ट्रल सीरीज़ में ब्रेक हो जाती है। इस बेस पे बोहर ने अपना स्पेक्ट्रम पेश किया, जिसको ये बेसिकली जो बोहर ने इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे दी, क्योंकि सबसे पहले तो लेमन और बामर ने कोशिश की इसको एक्सप्लेन करने की, लेकिन उनके पास तकरीबन 1913 तक कोई ख़ास रीज़न नहीं थी, उन एक्सप्लेन करने की कोई ख़ास रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पाए।
तो फिर 1913 के अंदर बोअर ने जाके इसको थोड़ा सा बेहतर एक्सप्लेन कर दिया। उसने कहा कि जब हाइड्रोजन गैस आप फिल करते हो डिस्चार्ज ट्यूब में, तो बेसिकली पहले ये अपने आप को ब्रेक कर देता है हाइड्रोजन एटम के अंदर। ये जो हाइड्रोजन एटम है, जब इनको आप इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से जंप करके हायर में जाते हैं और एक ख़ास वेवलेंथ वो एब्जॉर्व करते हैं। थोड़ी देर के बाद वो सेम वेवलेंथ जैसे ही उनको एनर्जी देना छोड़ते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो सेम वेवलेंथ जो है, जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्व की होती है, इतनी ही वापस अमिट करते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ स्पेक्ट्रल सीरीज़ जो है वो स्टडी होती हैं, जिनमें से एक सीरीज़ को हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस में एक स्पेक्ट्रल सीरीज़ को हम नाम देते हैं लेमन सीरीज़। लेमन सीरीज़ एक का नाम है जी बामर सीरीज़, बामर सीरीज़ इसको बोलते हैं। तीसरी हमारे पास है टाइप पास्चन सीरीज़, पास्चन सीरीज़। चौथी टाइप हमारे पास है ब्रैकेट सीरीज़। ये साइंटिस्ट की बेस पे इनके नाम रखे गए। पांचवी हमारे पास है फंड सीरीज़, पी फंड भी पढ़ सकते हैं, ये हमारे पास। अब हमारे पास ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, ये विजिबल रीजन में है, और ये हमारे पास इंफ्रारेड रीजन के अंदर मौजूद है। ये हमारे पास इंफ्रारेड रीजन के अंदर आती हैं। तो रीजन भी इनके हमें याद हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि हमें इसमें लोअर और हायर ऑर्बिट याद करने हैं। लोअर और हायर ऑर्बिट अगर हमें याद हैं तो हम इन सीरीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एक आपके सामने शेल सा बना दे, एक एटम का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, दूसरा शेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये मैंने मुख्तलिफ शेल बना दिए। पूरा सर्कल भी बना सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ लेमन सीरीज़ को एक्सप्लेन करें, लेमन सीरीज़, तो आपने याद रखना है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। अच्छा, n1 लोअर ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट इसका फिक्स रहेगा 1, और हायर ऑर्बिट इसका कोई भी हो सकता है। n2 का मतलब होता है हायर ऑर्बिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. When electron jumps from higher orbit to first orbit, it is called Lehman series. तो ये लेमन सीरीज़ के लिए अगर मैं लाइनें ड्रा करूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट में अगर आता है, तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस मैंने जो ड्रा कर दी हैं, ये लेमन सीरीज़ के लिए। इसको आप नाम देंगे लेमन सीरीज़। ये लेमन सीरीज़ है। इसी तरीके से सेकंड हमारे पास है बामर सीरीज़। फिर इनके अंदर और बातें भी मैं बताऊंगा, स्टेप वाइज हम चलते जा रहे हैं, आप इसको देखते जाएं। बामर सीरीज़, इसका लोअर ऑर्बिट क्या होगा? n1 की वैल्यू इसकी होगी, n1 इज इक्वल टू 2 होगा। n2 हायर ऑर्बिट 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, इट इज़ कॉल्ड बामर सीरीज़। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आता है, जब देखो ये सेकंड ऑर्बिट मैंने बनाया हुआ है, तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके सेकंड में आ रहा है, तो इस वक्त जो बेसिकली तो वो वेव नंबर की वैल्यू निकाल के देखा जा रहा था, क्योंकि यहाँ वेव नंबर का फार्मूला बोअर का यूज़ किया गया था, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था। वेव नंबर इज इक्वल टू आर रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, उससे इसकी वैल्यू निकाली जा रही थी। तो इसका वेव नंबर अभी हम फाइंड भी इसके बाद करेंगे। तो ये हमारे पास जो लाइंस हैं, ये बामर सीरीज़ की हैं, ये बामर सीरीज़ की। अब नेक्स्ट हमारे पास सीरीज़ है पास्चन सीरीज़। पास्चन सीरीज़ एक हमारे पास लोअर ऑर्बिट, इसमें हमारे पास n1 जो होगा वो 3 होगा, और n2 की वैल्यू 4, 5, 6, 7 and so on. When electron jumps from higher orbit to third orbit, it is called Paschen series. जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके थर्ड ऑर्बिट में आएगा, तो इसको हम नाम देंगे जी पास्चन सीरीज़। तो ये पास्चन सीरीज़ की लाइनें मैंने बना दी, पास्चन सीरीज़ की लाइनें। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है ब्रैकेट सीरीज़।
ब्रैकेट सीरीज़। इसमें क्या होगा कि n1 लोअर ऑर्बिट उसकी वैल्यू हमारे पास 4 होगी और हायर ऑर्बिट इससे ऊपर होंगे 5, 6, 7। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट इट इज़ कॉल्ड, क्या नाम देंगे हम उसको, हम ब्रैकेट सीरीज़ का नाम देंगे। जैसे मैं कहूँ ब्रैकेट सीरीज़ की लाइंस ड्रा करें तो ब्रैकेट सीरीज़ की लाइंस हमारे पास ये बनेगी, ये ब्रैकेट सीरीज़ है, ब्रैकेट सीरीज़। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम आते हैं ब्रैकेट सीरीज़ के बाद फंड सीरीज़, इसका हमने लोअर ऑर्बिट याद करना है तो हमारे पास है जी फंड सीरीज़। पी फंड भी लोग पढ़ते हैं, वो भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फंड सीरीज़ हमारे पास है n1 लोअर ऑर्बिट की वैल्यू 5 और हायर ऑर्बिट n2 होगा 6, 7 एंड सो ऑन। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट इट इज़ कॉल्ड फंड सीरीज़। अगर मैं इसकी लाइंस ड्रा करना चाहूँ तो बच्चों इसकी लाइंस में ड्रा करना चाहूँ तो कुछ ऐसे कर लेता हूँ कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके अगर वो फिफ्थ ऑर्बिट में आ रहा है तो ये जो मैंने स्पेक्ट्रल लाइंस बनाई हैं ये फंड सीरीज़ की हैं, ये फंड सीरीज़ की हैं। अब फिर इसमें वेव नंबर निकालने को आता है, जैसे वो कहता है लेमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन निकालें, सेकंड लाइन निकालें, थर्ड लाइन निकालें या लिमिटिंग लाइन निकालें। तो मैं टेक्निक आपको बता देता हूँ, आप थोड़ा सा उसको फोकस करेंगे तो आपको ये चीज़ आ जाएगी। तो हम इसकी टेक्निक को ज़रा देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ लेमन सीरीज़ पे आते हैं, ये हर एक की आप ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। लेमन सीरीज़, इसकी फर्स्ट लाइन निकालनी है जी, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन क्या होगी, देखो लोअर ऑर्बिट तो फिक्स रहेगा, पहला इसका हायर ऑर्बिट है 2, अगर इलेक्ट्रॉन 2 से जंप करके 1 में आएगा तो वो फर्स्ट लाइन होगी, अगर 3 से जंप करके 1 में आएगा तो सेकंड होगी, अगर 4 से जंप करके 1 में आएगा तो थर्ड होगी, और अगर इनफाइनाइट से 1 में आएगा तो वो लिमिटिंग लाइन होगी। तो इसकी फर्स्ट लाइन क्या बनेगी, तो हम इसका वेव नंबर का फार्मूला हमें पता है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻7 इंटू 1/n1 स्क्वायर, हमारे पास n/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अच्छा n1 लोअर ऑर्बिट के लिए है, n2 हायर ऑर्बिट के लिए है। तो फर्स्ट लाइन के लिए वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻7 इंटू 1/n1 तो फिक्स ही रहेगा, लेमन सीरीज़ के लिए 1 ही रहेगा, और n2 की जगह क्या हो जाएगा, हमारे पास n2 की जगह हायर ऑर्बिट से नेक्स्ट वाला 2 है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर 2 से 1 में आ रहा है तो ये जो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे ये वेव नंबर ऑफ जो है वो फर्स्ट लाइन आ जाएगी। इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूँ अगर सेकंड लाइन की, लेमन सीरीज़ की सेकंड लाइन की कर दें तो सेकंड लाइन के लिए आपके पास सेकंड लाइन के लिए आपने वेव नंबर का फार्मूला वही लगा देना है, 1.09678 इंटू 10⁻7 इंटू 1/n1 तो फिक्स ही रहेगा, और हायर ऑर्बिट लाजिम बात है सेकंड लाइन है तो 3 से जंप करके 1 में आएगा तो 3 का स्क्वायर पुट करते हैं। इसी तरीके से मैं कहता हूँ थर्ड लाइन के लिए आपने क्या करना होगा, वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻7 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ लिमिटिंग लाइन, तो लिमिटिंग लाइन के लिए लिमिटिंग लाइन इसमें क्या होगी, तो वेव नंबर का फार्मूला वही रहेगा 1.09678 इंटू 10⁻7 इंटू 1/1 का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 1/∞ का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से आप बामर सीरीज़ में क्या कहेंगे, फर्स्ट लाइन में आपको n1 की जगह तो फिक्स है 2 है, फर्स्ट लाइन के लिए 3, सेकंड लाइन के लिए 4 और इनफाइनाइट लाइन के लिए लिमिटिंग लाइन के इन्फिनिटी कर देंगे। अच्छा अगर मैं कहूँ ब्रैकेट सीरीज़ के लिए तो n1 की जगह तो सब जगह पे फर्स्ट लाइन में भी 4 रहेगा, सेकंड लाइन में भी 4 रहेगा, थर्ड लाइन में भी 4 रहेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि फर्स्ट लाइन के लिए तो 5 से जंप करके 4, सेकंड लाइन 6 से 4 और नेक्स्ट 7 से 4 में आ जाएगा और लिमिटिंग इनफाइनाइट पे होगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, तो हमने अच्छे तरीके से